GTV में एक बार मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सिर्फ डॉलर की कमी जो गिरी है उससे एक ज़ाहिर लगता है कि खुशी की लहरी दौड़ गई लोगों में कि उनका ख्याल है कि डॉलर के बाद शायद पेट्रोल और बिजली की कीमतें बल्कि महंगाई कम होने लगे। और एक आम परसेप्शन ये है कि सिपह सालार ने जो 3 दिन कबल ताजरों से मुलाकात की थी और सख्त इक़दाम करने का कहा था, और जो उनकी आरा थी, उनकी रोशनी में यही परसेप्शन आ रहा था कि क्योंकि डॉलर की उड़ान कहीं उड़ते उड़ते 400 रुपये पे ना पहुँच जाए, तो भी जितनी भी इम्पोर्टेड चीज़ें हों या एक्सपोर्ट की जाएंगी उसका फ़र्क डॉलर पड़ेगा। आप देखें ना, 3 दिन में डॉलर की कमी में जो 26 रुपये नीचे आ गया है, हो सकता है कल आ जाए तो 30 रुपये पे आ जाए। और ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने डॉलर का ज़ख़ीरा किया था, चाहे वो कोई भी हो, मनी चेंजर यकीनन नहीं हो सकते, ताजर सनतकारों को भी नहीं कहा जाए, लेकिन उनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द वो अपने डॉलर खुला रहे हैं कि 26 रुपये का नुकसान कम नहीं होता। यानी अगर किसी ने 1 अरब डॉलर रखे होंगे तो अंदाज़ा लगा दें कि उसमें से 26 करोड़ रुपये कम हो चुके होंगे। अब देखना ये है कि खाली डॉलर की कदर में कमी नहीं, पेट्रोल जो 300 रुपये पे है, फिर सबसे बढ़कर बिजली जिसने सारी कौम को जो है सड़कों पे आ गई है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि जो सिपह सालार ने ताजरों से मुलाकात की, और मैं देख रहा था हर दूसरा ताजर कह रहा जी हम तो बड़े मुतमईन हो गए हैं, लेकिन आम आदमी तो मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि खाली डॉलर उसका मसला नहीं, उससे रिलेटेड पेट्रोल हुआ, बिजली हुआ, आटा हुआ, घी हुआ, ये सब चीज़ें जो एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, उनका कब मुदावा होगा। और ये भी बदकिस्मती है कि ये वो तमाम माहिदा IMF से किया गया जिसके सबब आज हम पर एक महंगाई का हर सूरत में तूफ़ान आया हुआ है। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत और साबिक़ हुकूमत में एक उनके वज़ीर मुमलिकत भी रहे अशफाक तोला साहब मौजूद हैं। तोला साहब, एक शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो सिपह सालार की एक नशिस्त ग़ालिबन 4 घंटे की थी, 72 घंटे में मईशत संभलना शुरू हो गई, जिसका सबसे बड़ा सिग्नल ये कि 3 दिन में डॉलर 26 रुपये नीचे गिर गया। ऐसे ही है तोला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप मेरा ख्याल है सही नुक्ते पे पहुंच चुके हैं, मगर लड़खड़ाती मईशत की बेसिक कुछ वजूहात थी जो हमारी अपनी कोताहियां भी शामिल हैं जिसमें। और मैं ये समझता हूँ हर कोई आई मी एंड माई सेल्फ की अप्रोच पे चलता है और हर किसी को अपनी मराहतें चाहिए, और वो ब्लैकमेलिंग की सतह तक उतर आते हैं कि जी अगर आपने ये मराहतें नहीं दी तो हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। कोई ये कहता है कि जी मुल्क का एक्सपोर्ट बैठ जाएगा, कोई ये कहता है कि जी अगर आपने इंपोर्ट नहीं खोली तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कोई ये कहता है कि जी स्मगलिंग बढ़ जाएगी। तो ये हर कोई अपनी अपनी ब्लैकमेलिंग करता है। मेरा ख्याल है देखें, इस हालत में कौम को यकजा करके चलाना और इस केयर टेकर सेटअप में चलाना एज ए स्टेक होल्डर, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि अपना हिस्सा डाले। और मैं नहीं समझता कि अगर सिपह सालार और अगर आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, आर्म फोर्सेस एज एन इंस्टीट्यूशन अगर वो चाहते हैं कि अपना एज ए स्टेक होल्डर अपना हिस्सा डालें, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मजाक नहीं होती है। मगर इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कभी भी खुद इंटरफेरेंस नहीं करने आते, हम खुद उनको दावत दे रहे होते हैं। लेकिन तोला साहब, ये जो डॉलर की कमी हुई है यकीनन एक खुशाइन बात है, क्योंकि असरात बाकी तमाम जो है शोबों पे पड़ते हैं, और ख़ासतौर पर पेट्रोल और बिजली और जो भी आप चीज़ें बुनियादी कहें उससे ताजिर बरादरी बड़ी मुतमईन है। और क्योंकि बहरहाल डॉलर उनकी पहली ज़रूरत है, लेकिन आम आदमी का ताल्लुक़ तो पेट्रोल और बिजली से है ना। और उसके बाद फिर आटा और घी और चावल, उसको भी हम कहेंगे, तो वो तो अभी तक मुतमईन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, महज डॉलर जो उसकी पहुंच से पहले भी दूर थे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा एक आम आदमी की ज़िंदगी में? तोला साहब,
मुजाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो ये कि पेट्रोल की कीमतें अब हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, अच्छा। और वो जो इंटरनेशनल प्राइस का मैकेनिज्म है वो उसमें प्रिवेल करेगा। चाहे हम या ये हम करें कि हम अपनी जेबों से बजट डेफिसिट को बढ़ाएं और अमीरों और गरीबों को सबको ये सब्सिडी दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ी आपकी बेस्ट तरीके से जिसको आप लेके चल सकते हैं, जैसे बिजली की प्राइस की आपने बात की है, तो बिजली की चोरी में अगर आप क्रैकडाउन करें, देखिए उसमें फिर ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो चोरियां हैं, आपने कल मिनिस्टर की, एनर्जी मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, उनकी प्रेजेंटेशन भी देख ली होगी। फिर हमें मीडिया को और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ देना होगा कि जो बिजली चोरी करता है, अगर उसकी बिजली डिस्कनेक्ट होगी तो फिर हम इसको सोशल वाइज के तौर पे नहीं उठाएंगे कि नहीं जी देखे उनके साथ जुल्म हो गया, वो बेचारा बिजली का बिल भरे या अपने बच्चों का पेट पाले। ठीक है ना, एक तो ये है। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा कि एक जो क्रैकडाउन हुआ है डॉलर के ऊपर, और डॉलर की कीमत अगर कदरे कीमत कम होती है, जो मेरे नजदीक इस वक्त 250 260 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी नाअहली है कि ये कदर बढ़ गई है, हमारा एक्सपोर्टर पैसे लाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे जो बच्चे आईटी में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी रेमिटेंस लाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस किस्म का रवैया हमारे साथ रहा नस्ल कौम, तो फिर हम खसारे में रहेंगे। आज भले हम अपना फायदा देख लें, बट एक बात याद रखिएगा, जो आज का फायदा है वो कल हम सबका नुकसान देगा। तो जब तक ये हमारी रेमिटेंसेज आ जाए हमारे पास, और जिस तरीके से सट्टेबाजी कर्व हुई आपने देखा 3 दिन के अंदर, आज इंटरबैंक थोड़े अरसे के लिए ज्यादा था और आपका कर्व मार्केट यानी ओपन मार्केट का रेट कम था। तो ये अगर मजीद अगर आप 20-30 रुपए कम कर दें, उसकी एक स्टेबल सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो आपका पेट्रोल का प्राइस भी कम होगा और बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी इसलिए कम आएगी कि डॉलर की मालियत में आप पे करते हैं तो। मतलब एक और भी तो है, वैसे तो बड़ा आसानी से हम माजी की हुकूमत पर डाल देते हैं। जैसे शरीफ जो है वो मलबा गिराते रहे इमरान खान की गवर्नमेंट पे, जनाब वो सब छोड़ के चल गए बारूदी सरंगे। अब कहा जा रहा है कि डार साहब और उनके शरीफ जो है वो बिचा गए। अब मैं डॉलर के बाद हम समझें कि जी अब पेट्रोल और बिजली भी इसके मायने अगर वो बढ़ा के गए थे, वो भी यानी मैं नहीं समझता कि एक प्लानिंग के तहत मनसूबबंदी के तहत, लेकिन रियलिटी तो यही है ना तौला साहब। तो जैसा मैं इस पे आपको सिर्फ यही कमेंट दूंगा कि अगर इंटर बैंक में कमी वाकई होगी ना, देखिए आप ये बात ध्यान रख लेंगे, जब इसहाक डार साहब ने उसको रोका था तब भी मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा था और उन्होंने कहा कि जी इनके रोकने की वजह से लोग डॉलर नहीं ला रहे। जब उन्होंने डिवैल्यू किया करेंसी को तो भी वो क्रिटिसिज्म का शिकार हो गए कि जी देखें नाअहली की वजह से डिवैल्यूएशन हो गया। अब देखें, आप आपके जो मेन स्टेक होल्डर थे जिनके हाथ में कमांड एंड कंट्रोल था, अगर स्मगलिंग रोकना, देखें पोरस बॉर्डर है, आपको हमारे बॉर्डर पे स्मगलिंग के कंट्रोल करने में किसी एक इदारे का हाथ नहीं होता, बहुत सारे इदारों का है। अब मेरा ख्याल है हमने एक फैसला कर लिया है तो अल्लाह करे ये फैसले पर हम पाबंद रहें और इसको कारबंद होते हुए वो चीजें हम करें जिसकी हमें असल जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये इंशाल्लाह अगर आपकी इंटर बैंक में ये कम होता है, और अगर मैं समझता हूँ थोड़ा सा और कम हो और ये 20-1 रुपए बढ़ जाए और आपकी सिस्टम में आ जाए, और जिन्होंने अगर इनको पैट्रनेज किया, मैं आज भी आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूं, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कर ले गवर्नमेंट, अगर किसी ने भी इसको पैट्रनेज किया है, चाहे वो किसी मनसब का आदमी हो, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसने कौम के मुस्तकबिल के साथ खेला है। मेरे आपके अकेले या उसके अपने फायदे के लिए अगर उसने कुछ किया है तो उसका हाईलाइट होना जरूरी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो साहब मैं बस जैसे अगर आपसे कंक्लूडिंग आखिरी सवाल ये करूं कि जहां से मैंने आगाज़ किया था कि अगर हम डॉलर को आगाज़ समझें यानी उसका गिरना, और ये भी दुरुस्त के बहुत सारे शोबे उससे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेशुमार ऐसी जो आम आदमी की जो चीज़ें हैं उसको ज़बरदस्ती डॉलर से जोड़ दिया गया। हम अपने परचून की दुकानों में जाएँ, कहीं जूस पीने जाएँ, कहीं आम आदमी देखते हैं उन्होंने रोटी 20 से 40 रुपये कर दी जनाब,
आटा कौन सा, यानी किसी भी चीज़ को मैं उठा के देख लूँ, हर चीज़ में एक जो छोटा आम आदमी को, जो छोटा दुकानदार भी उसका पेट से जो है सब कुछ निकालना चाहता है। तो इस पर भी और कहा यह जा रहा है कि जी बड़ा डंडा पकड़ा है, बड़ी पकड़ दकड़ हुई है, उसके बाद ये डॉलर का मामला काबू में आया है और आज लेके पहुंच रहे हैं। तो क्या ये जो पेट्रोल वाले या बिजली वाले जो कंट्रोल करते हैं, इन पर भी सॉरी टू से मैं डंडा वंडा इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो उम्मीद रखें कि इसके बाद वो खुद ही आहिस्ता बतदरीज कीमतें कम करनी शुरू कर देंगे, ख़ास तौर पर देही इलाकों में छोटे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, छोटे दुकानदार, छोटे ताजर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इन दोनों चीजों का ताल्लुक जो होगा वो दो बड़ी चीजों पे होगा। एक तो आपका डॉलर किस तरीके से आप कंट्रोल करके रियल मार्केट में नीचे लेके आते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब करीब लाते हैं, जो या तो स्टेट बैंक आपको बता सकता है या IMF बता सकता है, किसी और के पास की कैलकुलेशन रीड की नहीं होती है। दूसरा, अगर इंटरनेशनल प्राइस में अगर कमी वाकई होती है पेट्रोल की, और पेट्रोल की प्राइस से लिंक होता है आपका RLNG का, क्योंकि इन दोनों को अगर आप मिक्स करके चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ले लें या आप अगर पेट्रोल की कॉस्ट ले लें, उसी से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है घटती है। दूसरी इन्फ्लेशन जो घटती है आपकी और इंशाल्लाह घटेगी, वो हर 10 रुपए घटने पे इंशाल्लाह 1.5% आपकी इन्फ्लेशन अफराते दर कम होनी चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जिस तरीके से अगर आपने डॉलर को कंट्रोल किया, अल्लाह ताला ने चाहा, और अगर आप करीब करीब लेके आए मार्केट में, तो इंशाल्लाह ताला आपने देखना है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में, मगर ये इतना जल्दी कोई एक्सपेक्ट ना करे। और इसके लिए दूसरा एक मैं आपको मशवरा आपके इस चैनल के थ्रू देना चाह रहा हूं कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाए और हर किसी को अपने हिस्से का टैक्स देना चाहिए। जो इनकम कमाता है वो टैक्स दे और गरीबों पे टैक्स का बोझ कम हो, तो उससे भी आपकी महंगाई में कमी वाकई होगी। आप इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो सेल्स टैक्स वगैरह है, वो कम लें। और अगर अपने जो कमाता हूं, मुझे अपने कमाई के हिसाब से तनासुब से मुझे टैक्स देना पड़े। ये जिस तरीके से हमने छूटें दी हुई हैं, जो मराते टैक्स में दी हुई हैं लोगों को, वो अब खत्म करनी पड़ेगी। और इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। मैं आपके इस प्रोग्राम से, आपके तवज्जुह से बैठे हुए जो हमारे केयर टेकर सेटअप के लोग हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और आर्मी चीफ और दूसरे जो लोग हैं, इनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मगर उस रिपोर्ट पे अमलदारी कर लें। आपके मुल्क के 90% तक के मसाइल हल हो सकते हैं। शुक्रिया अशफाक तोला साहब। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि बहुत ज़्यादा बराह रास्त ताल्लुक़ लोगों का डॉलर से नहीं, लेकिन उसके गिरने से एक रिलीफ सा महसूस हो रहा है। और ये भी एक बहरहाल अपनी जगह, अब इसको कोई ख़ास मानों में नहीं कह रहा, कि कहते यही हैं कि सिपह सालार के हाथ की छड़ी ने काम दिखाया कि डॉलर नीचे आया। काश जल्द ही बिजली, पेट्रोल, आटा, शक्कर भी अपनी असल प्राइस पर आ जाए। एक और बड़ा मसला जो इस वक्त, बल्कि जिसको मैं पहले अवलियत देना चाह रहा था, और वो है हमारा बॉर्डर। अब आपने मईशत में भी अपने सिपह सालार और उनकी फ़ौज को जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि इस वक्त जो ख़ास तौर पर हमारे KP बलूचिस्तान में जिस तरीके से काबुल की सरपरस्ती में नाम नेहाद तालिबान हम पे हमले कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड टूट गया है साले रवां पे। बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और कल चित्राल का और ख़ास तौर पर जो इलाका है और जो शहर है जहाँ पर एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत तालिबान ने हमला किया, तहरीक पाकिस्तान ने जिसकी जिम्मेदारी कबूल की। आम तौर पर ये इलाका बड़ा पुरअमन रहे, सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं और ग़ालिबन पहली बार यहाँ चित्राल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर और जदीद असला से लैस होकर यहाँ पर हमला किया। ख़ुद वो दहशतगर्द तो मारे गए, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हुए। और ये जो यानी आमतौर पर इस तरह के जब हमले होते हैं
तो कबूल नहीं करते और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। लेकिन चित्राल में इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान ने, पाकिस्तान ने कबूल की है। और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद अभी तक काबुल हुकूमत का, काबुल में बैठे तालिबान का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। और अगर ये देखें तो कोई हैरानी होती है कि अगस्त में दहशतगर्दों के कोई 99 हमले हुए, यानी माजी के 9 सालों में। 2014 के बाद ये अगस्त ऐसा नहीं था जिसमें इतने बड़े हमले हुए। और इसी तरह 22 खुदकश हमले हुए जिसमें 200 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। और अगर आप गौर करें कि इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास तौर पर ना सिर्फ केपी बल्कि बलूचिस्तान और फाटा में है, उसमें साल रवा में और ख़ास तौर पर पिछले 2 माह में तालिबान का जो इस तरह हमलावर होना, और पाकिस्तान तवातुर से गो के अफगान हुकूमत से कह रहा है कि वो इनको लगाम दे। लेकिन अब ये कहना मेरे ख्याल में इसमें तामिल नहीं होना चाहिए कि बग़ैर उनकी सपोर्ट, हिमायत के ये नहीं हो सकता, सरपरस्ती के नहीं हो सकता था। हमारे साथ फ़िदा अदील हैं, माहिर अफगान उमूर हैं। शुक्रिया फ़िदा। ये जो अगेन सरप्राइज़ होगा, जो गहरी नज़र रखते हैं चित्राल में होने वाला ये हमला, और ख्याल बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ होगा वहाँ तक पहुँचना और वहाँ तक आना, फिर इतना बाकायदा एक छोटी मोटी जंग की किस्म की सूरत हाल सुनने में आ रही है। ऐसे ही है फ़िदा? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। एक तो ये पहले से प्लान था या नहीं था, इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता यह है कि अगर आप चित्राल के वाक़े को पहले देख लें तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऐसी थी कि वो तैयारी कर रहे थे, सरहद पार से हमले की तैयारी हो रही थी। और जो चित्राल से मुतसिला अफ़गान सूबे हैं, ख़ुसूसन कुनड़ नहीं, नूरिस्तान का ज़्यादा हिस्सा लगता है और कुनड़ का जो है वो चित्राल से कम लगता है। तो नूरिस्तान में ज़्यादातर जो सरगर्मियाँ थी, उस हवाले से पाकिस्तान ने अफ़गान अबूरी हुकूमत को पहले से आगाह किया था कि यहाँ पर कालादम TTP के लोग हैं, उनके अज़ाइम ठीक नहीं हैं, और इसी वजह से फिर यहाँ पर हाई अलर्ट था। और ये जब हमला किया गया तो इसी वजह से चूँकि हाई अलर्ट था, और अगर ये इतला पहले से नहीं भी होती तो भी आपको पता है कि हमारी जो हमारी चेक पोस्टें हैं, हमारी जो चौकियां हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट रहता है। भरपूर दिफा किया इस हमले का पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चित्राल स्काउट्स के जवानों ने, और इसमें जो इतलात अभी तक हैं 12 दहशतगर्दों को मारा गया, 4 हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये पहला वाक़या चित्राल में नहीं है, इससे पहले भी 1-2 इक्का दुक्का वाक़यात होते रहे हैं। फायरिंग का वाक़या एक हुआ है जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे, और इससे पहले कुछ दहशतगर्दों ने यहाँ पर हमला किया था, बाकायदा उन्होंने सरहद पार की थी, और मकामी लोगों की जो भेड़ बकरियाँ हैं वो भी अपने साथ ले गए थे। ये अलबत्ता कहा जा सकता है कि ये जो हमला था ये बड़ा हमला था, और चित्राल ऐसा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का, कि जहाँ पर दहशतगर्दी के ज़्यादा असरात नहीं रहे। यहाँ पर उस तरीके से बम धमाके, खुदकुश हमले नहीं हुए। ये दहशतगर्दी से निस्बतन पाक जो है इलाका है, महफूज इलाका है। हाँ, अलबत्ता ऊपर जब आप जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब तो यहाँ पर गैर मुल्कियों पर भी हमले होते रहे हैं, और चित्राल की सरहद जो है यहाँ पर इतना बड़ा हमला अफगानिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। फिर जब आप देखते हैं तोरखम का वाक़या, तो तोरखम में एक इजाफी चेक पोस्ट तामीर करने के तनाज़े पर यह फायरिंग का तबादला हुआ है, और इतलात ये हैं कि इससे पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी हुकाम हैं उनकी बाकायदा मीटिंग हुई, मीटिंग का एजेंडा मालूम नहीं हो सका, उसके बाद ये फायरिंग का वाक़या हुआ। और तब से लेकर अभी तक जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ तो तोरखम बॉर्डर जो है वो बंद है, हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है, और हर किस्म का जो यहाँ पे माल बरदार गाड़ियाँ आती जाती हैं तो ये सिलसिला भी बंद है। वहाँ से बहुत सारे मरीज़ आते हैं हयाताबाद और पेशावर के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, वो सिलसिला भी बंद है। और आपको पता है मुजाहिद साहब कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, यहाँ से सीमेंट जाता है, सरिया जाता है, खुश्क दूध जाता है,
यहाँ से जो अद्वियात हैं वो जाती हैं, और खुराक की दीगर अशिया जो हैं, जैसे यहाँ से चावल और यहाँ से आटा यहाँ से होता है, जाता है, और चीनी भी यहाँ से जाती है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि फिदा, लेकिन एक बात है ना, आप खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ से चावल जाता है, यहाँ से खुर्दनोश की अशिया जाती हैं, तमाम इंपोर्ट हमारे रास्ते से होती है। ये जो मैं अगर देख रहा था अभी कि जो 2 साल में ख़ास तौर पर साल रवा में खुद के हमलों में बड़ा इजाफा हुआ है। सिर्फ अगस्त में 99 धमाके हुए, साल रवा में भी कुछ 222 खुद के हमले हुए। तो ये जो उनके हमले बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद की हुकूमत का रवैया कुछ मसालेहाना बल्कि अपॉलोजिस्टिक मुझे लगता है। फिदा, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जब तक तोरखम बॉर्डर बंद नहीं था, और ये सिर्फ तोरखम बॉर्डर देखें, चमन बॉर्डर खुला हुआ है, बाकी जो सरहदी मकामात हैं वो खुले हुए हैं। ये आमद और रफ्त जो चीज़ों की है वो मुसलसल हो रही है। बॉर्डर सिर्फ तोरखम के ऊपर बंद है, और देखें ये दोनों मुल्कों के मफाद में चीज़ है कि बॉर्डर ट्रेड के तहत जो एक अशिया की आमद और रफ्त हो रही है, तो दोनों मुल्कों के जो ताजिर हैं ये इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और दोनों मुल्कों की ये ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपनी बरामदात के लिए अफ़गानिस्तान का सहारा चाहिए, अफ़गानिस्तान का रास्ता चाहिए, और फिर अफ़गानिस्तान को भी और अफ़गान ताजिरों को भी पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। एक तरफ अगर हमले होते रहे और यही सूरत हाल रही जिस तरह पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर होंगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अफ़गान तालिबान के लिए भी, अफ़गान हुकूमत के लिए, कि अगर देखें अगर कारोबार उनकी ज़रूरत है, और तो फिर उसके लिए अमन भी ज़रूरी है, और फिर इसके लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का होना भी ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान के साथ मामलात कशीदा होंगे तो फिर जाहिर है कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जो अफ़गान तालिबान की, अफ़गान अवाम की मदद कर सकता है। अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है उसको ये भी एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर 35-40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं आबाद हैं, यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनका आना जाना लगा रहता है। पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान को अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूँ कि माशाल्लाह आपको बड़ी गहरी नज़र है, मैं भी तालिब इल्म अफ़गान का उमूर कर रहा हूँ, आना जाना भी रहा माजी में। क्या हम ये समझें कि क्योंकि हमने तालिबान को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, तालिबान की बल्कि सरपरस्ती की, राहदारी दी, मगर कुछ ऐसा लगता है मुझे तो कि वो जो एक साइकी थी, आप उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सरदार दाऊद के ज़माने में, बल्कि मैं कहूँ ज़ाहिर शाह के ज़माने में, फिर नाम नहाद जो कम्युनिस्ट आए काबुल में, उनके ज़माने की वो साइकी जो है, करज़ई वाली साइकी, यानी एंटी पाकिस्तान होना, वो क्रिकेट टीम तक में मैं देखता हूँ कि वो जब खेल रहे होते हैं तो लगता है पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, तो वो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। क्या ऐसा है? बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने दुरुस्त जानिब निशानदेही की है। साबका हुकूमतों में, साबका अदवार में अगर आप देखें तो किसी भी अफ़गान हुकूमत के पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे। ये बदकिस्मती है, ये अफ़गान अवाम की भी बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान की भी बदकिस्मती है। और अफ़गान हुकूमतें मुख्तलिफ उनके निज़ाम आते रहे हैं, मुख्तलिफ उनके हुक्मरान आते रहे हैं। जब अफ़गान तालिबान आए तो बहुत ज़्यादा हमने उनको वेलकम किया, हमने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया था, आपको याद है। और हमें उम्मीद थी कि अफ़गान तालिबान जब बरसर इक़्तिदार आएंगे तो शायद माजी की जो पॉलिसीज़ रही हैं अफ़गान हुकूमतों की, वो पॉलिसी नहीं रहेगी। लेकिन अब अगर सूरत हाल को देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। बहुत बड़ा चैलेंज देखें, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए एक दाइश बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक अफ़गान तालिबान के लिए जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पाकिस्तानी तालिबान से अफ़गान तालिबान पूरी तरह हाथ नहीं खींच सकते, पूरी तरह उनसे दस्तबरदार नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एक साथ लड़ते रहे हैं, ये दोनों एक साथ अमेरिका के ख़िलाफ़, नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़ इनकी फोर्सेस जो हैं वो लड़ती रही हैं। तो अब जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार हैं तो फिर वो एक आपने ये भी देखा होगा कि अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर यहाँ पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, सीज़ फायर हुआ, वो माहदा नहीं हो सका, वो मुज़ाकरात नाकाम हुए, यहाँ से वफूद गए, वो सीज़ फायर ख़त्म हो गया, और फिर दहशत गर्दी की हम दूसरी
लहर देख रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान की साइड पर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए दाइश और कालादम टीटीपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही दोनों दर्द सर हैं अफगान तालिबान के लिए भी। अब अफगान तालिबान अपनी हुकूमत को संभालें, अपना निज़ाम हुकूमत चलाएं, अपने अवाम को ये बताएं कि जी वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, या आलमी बरादरी को बताएं कि जी बहुत ज़्यादा हमने बेहतरीन निज़ाम बनाया है। और किसी हद तक खुशगवार खबरें भी आ रही हैं। महंगाई के हवाले से आप देखें, डॉलर के रेट के हवाले से आप देखें, अफगान करेंसी ऊपर जा रही है डॉलर के मुकाबले में, और फिर वहाँ पर पेट्रोल का रेट भी आप देखें, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देख लें तो कुछ अफगान अवाम के लिए वहाँ से खुशगवार खबरें हैं। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन कैसे रखा जाए, इस चीज़ का तसलसल कैसे रखा जाए जब आपके पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात होंगे। अगर पाकिस्तान आपसे नाराज़ होगा तो फिर दो तरफा तिजारत कैसे होगी, फिर आप कैसे, पाकिस्तान पर तो इल्ज़ाम है कि जी वो वकालत करता रहा है अफगान तालिबान की, तो अफगान हुकूमत के अब सोचने की बात है कि वो कैसे इन मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है, और कैसे उन लोगों को रोका जा सकता है, कैसे कालादम टीटीपी के लोगों को रोका जा सकता है। शुक्रिया फ़िदा आदिल। आपने देखा कि फ़िदा आदिल बड़ी तफसील अफगान साइकी, अफगान तालिबान की सोच और जो संगीन सूरत हाल है उसकी निशानदेही कर रहे थे, ताकि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इस पर ज़रूर गौर करें। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है, और यकीनन हो तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर ही हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर सिंध में अफसरान के उखाड़ पछाड़ जारी है। हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सिंध को कवर करते रहे, गहरी नज़र रखते हैं, रफ़ीक भुट्टो साहब मौजूद हैं। शुक्रिया रफ़ीक। ये बताइए कि माजी में भी आपने देखा होगा, क्या इस बार कोई गैर मामूली तौर पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, या हर निगरान हुकूमत इसी तरह तबादले करती है? मुजाहिद साहब शुक्रिया। सिंध में ये जो इस वक्त तबादलों का जो रुझान हुआ है, और गुज़िश्ता कई रोज से जो नोटिफिकेशन फ्रॉम ग्रेड 17 तो ग्रेड 21 तक के जो अफसरान सिंध में खासतौर पे फील्ड पोस्टिंग में, जिसमें पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, मेंबर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन, सूबे के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी कराची, डीआईजी सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाब शाह के अलावा सारे सूबे के। नहीं, मैं भुट्टो साहब ये पूछा था, ये गैर मामूली है आपके नज़दीक, या हर निगरान हुकूमत में ये पास्ट में भी इतने ही बड़े पैमाने पे हुए? जी, मैं इसको गैर मामूली नहीं कहूँगा मुजाहिद साहब, क्योंकि ये गैर मामूली नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है, वही नाम है, वही चेहरे हैं, वही जो कल लाड़काना में था आज वो सखर में आ गया, जो कल सखर में था वो हैदराबाद आ गया, जो कश्मीर में था वो बीटू खास चला गया, वही चेहरे हैं। इन्होंने इससे कोई बड़ी इसका अगर इसमें जो इसको अगर आप चले, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपकी बात के लाड़काना वाला हैदराबाद यही चेहरे हैं जो तब्दील हो गए, लेकिन क्या कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ इसका है? ख़ास तौर पर उनके एक वजीर ने अपनी ज़मानत भी ली, और वो कुछ और वज़रा के भी नाम आए, तो एक ये परसेप्शन आ रहा है कि कहीं ये सियासी तौर पर जी बिल्कुल ये वो अफसरान हैं जो सियासी तौर पे गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुख्तलिफ पोजीशंस में काम करते रहे हैं। ये कोई रुथलेस तब्दीली नहीं है, ये सिर्फ नहीं, लेकिन ये नहीं है। लेकिन आपने आपके एक मिनिस्टर हैं मुकेश चावला, उन्होंने अपनी कबल गिरफ्तारी करवाई, इससे कुछ ख्याल हुआ कि शायद ये पीपल्स पार्टी की तरफ रुख है, कुछ और वज़रा के भी नाम लिए जा रहे थे, इसमें कितनी सदाकत है?
बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल अब तो ये ओपनली समझा जा रहा है कि अब निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बिल्कुल पीपल्स पार्टी के वजीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं, और हालिया तबादलों में उन्होंने जो मंजूरी दी है, जो लिस्टें भेजी थी इलेक्शन कमीशन को क्लियर करने के लिए, वो सारे नाम उन्हीं अफसरों के हैं जो कि पीपल्स पार्टी के जेर साया काम करते रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी के झुकाव में है और पीपल्स पार्टी के जेर असर है। लेकिन इस बात का तो इम्कान नहीं है भुट्टो साहब कि इसका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ हो जाए, उनके वुज़रा की तरफ हो जाए, जैसा कि मैंने अभी फिर आपसे पहले भी कहा था कि उनके वजीर मुकेश चावला के बारे में बड़े तफसील से आया था। देखें जी, अब एक तरफ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब कराची में उन्होंने ताजरों से, सनतकारों से, सरमायाकारों से जो मुलाकात की, उसमें कुछ इशारे दूसरे थे, लेकिन अमली तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई एहतसाब मुझे नजर नहीं आ रहा। ना कोई उनकी फाइलें खुली हैं, ना कोई उनकी गिरफ्तारियों के इम्कान है, ना उनकी तलबी की जा रही है। ये सारे अफसर उन्हीं के लिए काम करेंगे और उन्हें बचाने की हतल इम्कान कोशिश करेंगे। तो आप ये नहीं समझते कि ये एक पार्टी की तरफ इशारा है, और आप इसको भी कोई गैर मामूली नहीं समझते जो एक सूबाई वजीर मुकेश चावला के खिलाफ हुआ है? देखिए, हजारों के दरमियान अगर किसी एक को वो भी उसको तलब किया गया, नेब ने नोटिस दिया अपनी फेस सर्विंग के लिए, उसने हाई कोर्ट से बेल करवा दी है, अब ना उस पर कोई कर्ब है, ना उस पे कोई अजाब है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन है। वो आराम से घूम रहा है, आराम से अदालतों से ECL की इजाजत लेकर घूम फिर भी सकता है। अब तो उसमें कुछ भी नहीं है ना। ठीक है रफीक भुट्टो साहब, और रफीक भुट्टो साहब शुक्रिया। भुट्टो साहब, रफीक भुट्टो साहब कह रहे थे कि यानी मामूल के मुताबिक ये सब तबादले हो रहे हैं, और वो नहीं समझते कि ख़ास तौर पर जो हुकूमत 13 साल से पीपल्स पार्टी रही है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।